गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत नमस्कार भाई। मैं तो माइक ढूंढ रहा था, माइक लगा हुआ पहले से ही। हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ गए हैं। सबसे पहले किसका कमेंट आया है इस बैच में? सुमित जी कह रहे हैं हेलो, अनूप तिवारी कह रहे हैं तब से पढ़ने का वेट कर रहे थे। मस्तराम राठौर कह रहे हैं राम राम जी। अयान सैफी, शुभम क्लास स्टार्ट हुई क्या? यह सबका ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने मुझे देखना सुनना शुरू कर दिया है तो आप एक बार मुझे बताएंगे। सबको नमस्कार करते हो। आज की क्लास हम करेंगे शुरू। कुछ बच्चों के हम नाम पढ़ देते हैं। हर्षिता पांडे कह रही है जय हिंद सर। सविनय कह रहे हैं जय सर प्रणाम। साक्षी मौर्य, कशिश, अनूप तिवारी, अर्पित राणा जी कह रहे हैं प्रेजेंट। सौर्य कुशवाहा कह रहे हैं हाय। अनुराग, प्रियांशु, राजभर, लक्की, बानी, सीमा, देवेश, शांतनु, अमित, रितिका त्रिपाठी, सभी को राधे राधे नमस्कार। तो भाई सबसे पहले तो देखो, सब बच्चों के नाम लेना संभव नहीं है, लाइन से नाम आ रहे हैं। अर्चिता, खुशी, मैथ लवर, वैष्णवी, शांतनु, राहुल, रश्मि, सौर्या, रितु, शांतनु, शैलेंद्रा, राधे राधे भाई राधे राधे। रूबी कुमारी, नन्ही सिंह राजपूत, जितेंद्रा, हर्षा, हिमांशी। चढ़ गया। अब इससे ज़्यादा नहीं मैं नाम ले पाऊंगा। बाकी जिन बच्चों को मैं नाम नहीं ले पाया वो बुरा मत मानना। अभी हम जब आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चन कुछ पूछेंगे तो बाकी बच्चों के नाम तब आ जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी। टॉपिक पर आने से पहले क्लास में बेटा हमारे अभी जो मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा वो 3 दिन रहेगी, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। पहले मैं 2 दिन सोच रहा था, अभी मैंने जस्ट दिमाग में रखा कि 3 दिन तो होनी चाहिए क्लास, है ना। तो 3 दिन हम क्लास लेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे आपके बैच में। और ये रात को 9 से 10 के बीच में चलेगी। कुछ दिन के बाद में ये भी हो सकता है कि मैं क्लास की जो टाइमिंग है वो 5 दिन कर दूं, ताकि फटाफट हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। क्योंकि देखो, आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या अपने पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सब में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा साइंस का वेटेज नहीं है। जैसे रेलवे के अंदर साइंस का वेटेज ज़्यादा है, लेकिन हमें सब्जेक्ट तो भाई करना ही है। तो हम क्या करेंगे, सब बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे कि जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट है, जो थ्योरी क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम करेंगे, बड़े बड़े न्यूमेरिकल करने से बचेंगे। हम क्या करेंगे, कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो ठीक है कि फॉर्मूले पे ही आ जाए। जैसे ज़्यादातर जो होता है वो रेलवे में साइंस ज़्यादा आती है। अपने आप मान लो कि जो आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इनमें हो गया कि 2 क्वेश्चन फिजिक्स के आगे, 1 केमिस्ट्री का आ गया, 2 बायो के आगे। तो इनमें 5-6 क्वेश्चन आपको साइंस को देखने को मिलते हैं, जिनमें फिजिक्स के 2 केमिस्ट्री, 2 बायो। ये किसी सब्जेक्ट का 1 भी आ सकता है, किसी के 2 भी आ सकते हैं, किसी के 3 भी आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको 30-35 लेक्चर के अंदर हम टोटल ख़त्म कर दें, 30-35 क्लास में। हालांकि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो टोटल कंटेंट है तो 18-20 क्लास में भी खत्म हो सकता है, लेकिन मैं क्लास में करता क्या हूँ, साथ में क्वेश्चन भी कराता हूँ बच्चों को। इसलिए वो आपको लेक्चर 30-32 के आसपास दिखेंगे। अदरवाइज वो कंटेंट 18-20 क्लास का ही है, तो बहुत ज़्यादा हम क्लास आपकी नहीं लेंगे, ताकि आप 18-20 जो घंटे का पढ़ के ही अपने 2-3 क्वेश्चन बना पाओ। चाहे आप एसएससी का कोई पेपर दो, चाहे आप पुलिस का कोई भी एग्जाम दो, चाहे एसएससी जीडी दो, एमटीएस दो, सीपीओ दो, सीजल दो, एसआई दो, कांस्टेबल दो, होमगार्ड का पेपर दो। होमगार्ड से लेके एसआई तक की हम तैयारी पूरी क्लास के अंदर मुकम्मल कर लेंगे, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम रहे। सीडीएस का एक बच्चा कह रहा है बेटा सीडीएस का बैच नहीं है। सीडीएस वाले का भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। सीडीएस में फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आप सीडीएस वाले भी 8-9 क्वेश्चन बना पाएंगे, क्योंकि सीडीएस में भी बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। तो हालांकि मैं सीडीएस वालों को फिर भी कहता हूं कि वो अगर कोई रेलवे का है साइंस स्पेशल बैच ले, ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आपने बैच ले ही लिया है, तो जो मैं साथ में आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ 8 से 8:45, आप उसमें आ जाना। तो 8 से 8:45 क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां से कर लेना, और जो थ्योरी क्लास में यहाँ पढ़ा दूंगा, तो अगर आप दोनों कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो सीडीएस वालों का भी हो जाएगा इसी से ही, ठीक है। ओके, रेलवे वाले बच्चे जो है वो एनटीपीसी का तो यह हिस्सा कवर हो जाएगा, एनटीपीसी लेवल तक का। लेकिन अगर आपको असिस्टेंट लोको पायलट या ग्रुप डी वगैरह की तैयारी करनी है, तो साइंस स्पेशल ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी आपके स्टेट का एसएससी हो, स्टेनो हो, ये सब जो है इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। 3 पेपर जो कवर नहीं होंगे मैं बता देता हूँ आपको, बाकी लगभग सारे कवर हो जाएंगे। एक तो रेलवे ग्रुप डी, क्योंकि साइंस थोड़ी ज़्यादा आती है इसमें, असिस्टेंट लोको पायलट, और एक आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3। इनके लिए हालांकि काम आप इससे भी चला सकते हैं, लेकिन इनके लिए मैं कहूँगा अगर आप रेलवे फाउंडेशन बैच ले लेंगे
तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि वहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ। 90+ लेक्चर करते हैं हम, यहाँ 30 लेक्चर करेंगे, वहाँ 90 करेंगे। तो इसका मतलब है कि कुछ तो फर्क है ना भाई। यहाँ 2 क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स के, यहाँ फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रेलवे फाउंडेशन ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो जिस पेपर के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पढ़ना ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, समझ गए बात को। रिवीजन भी हम करा देंगे, उसकी टेंशन मत लो। प्रैक्टिस बैच आपको फ्री मिला होगा साथ में ना, तो उससे कर लेना। अच्छा, अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है कि एक तो मैं क्लास, अभी देखो तुम सब कुछ भूल के जो पढ़ाया जाएगा पहले उसे पढ़ो, बाद में अपना लेवल बढ़ाने के लिए बाद की चीजें हैं। पहले जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसे पहले पढ़ लो। दूसरा सभी आपको केवल ध्यान क्या रखना है कि क्लास की टाइमिंग है 9 से 10 बजे की, और 3 दिन क्लास चलेंगी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, और 30-35 लेक्चर के आसपास में खत्म हो जाएगा। अभी केवल आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, जब एक बार आप इन्हें अच्छे से कर लोगे, फिर मैं आपको लास्ट क्लासेज में बताऊंगा 4-5 क्लास में। अगर आपको कोई डाउट होगा कि सर इसे पढ़कर और कौन कौन से पेपर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी जो पढ़ाया जा रहा है, आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, अभी जो क्लास में पढ़ाएंगे पहले 30 लेक्चर आप वो पढ़ो। ठीक है, तो बार बार एक ही चीज मत लिखना कि ये होगा कि नहीं होगा, वो टाइम खराब नहीं करना। अच्छा, बाकी जैसे एक बच्चा भी कह रहा है कि मान लो एक दिन में बहुत सारी क्लास हो रही हैं, तो ऐसे बच्चे क्या करो, मान लो कि आपने जैसे आपको एक दिन में 5, 7, 8 क्लास, 10 क्लास हो रही हैं, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग का यूज करो। आप इस अपने आप को डिसाइड कर लो कि मैं एक बार में पहले 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो आप दिन में 3-4 लाइव क्लास लो, उन्हें पढ़ो, उनका रिवीजन करो। जब वो 3-4 खत्म हो जाएंगे, बाकी फिर 3-4 सब्जेक्ट जो है बाद में, वीडियो तो सारी मोबाइल में रहती हैं, फिर 3-4 बैच तब, 3-4 सब्जेक्ट तब कर लेना। थोड़ा टेक्निकल तरीके से करो। सारी की सारी क्लास ही लाइव लोगे तो हो सकता है कि पॉसिबल ना हो पाए, तो आपको थोड़ा तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, सिलेबस में आपने 9th और 10th क्लास में जो टॉपिक पढ़े हैं वही टॉपिक मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। जैसे आपने याद करो 9th क्लास में पढ़ा होगा वेव तरंगों के बारे में, साउंड पढ़ाया गया होगा आपको, ध्वनि तरंगे। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा न्यूटन के नियम, ग्रेविटी वाला चैप्टर, वर्क, पावर, एनर्जी, वही मैं पढ़ाऊंगा क्लास में। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा लाइट, प्रकाश, लेंस, मिरर पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा। तो वो जो आपके 9th और 10th क्लास का सिलेबस था वही सिलेबस हम क्लास में डिस्कस करेंगे। चाहे आप एसएससी सीजीएल का पेपर दो, चाहे आप कांस्टेबल का पेपर दो, जीडी का दो, सबका सिलेबस सेम ही है। ठीक है, अब करते हैं हम शुरू आज की क्लास। बेटा आज की जो क्लास है, अब कोई बच्चा बीच में जो लेट आया है वो बाद में क्लास देख लेना। मैं एक बार फिर से लास्ट बार बता देता हूं, अभी 3 दिन क्लास होगी फिजिक्स की, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और रात को 9 से 10 वाले स्लॉट में। और एक हमारा जो प्रैक्टिस बैच चलता है, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस बैच, ये चलता है 8 से 8:45 के बीच में। इससे मेरी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस में। तो जो भी आपका, एक ध्यान से समझना है बात को, जैसे ही आपको कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो प्रैक्टिस बैच से भी आप उसके क्वेश्चन कर सकते हैं। ये लाइव रहता है 8 से 8:45 के बीच में। ठीक है, दूसरी चीज मैंने कहा कि 30 से 35 के बीच में लेक्चर होंगे। जब ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको और थोड़ा अच्छे किसी पेपर की तैयारी करनी है तो और क्या चीज ऐड करनी है। अभी जो पढ़ाया जाए उसे आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। बेटा आज की जो आपकी क्लास में मैं शुरू करूंगा वो हम करेंगे वेव तरंग से। तो वेव चैप्टर आपकी क्लास में शुरू करने वाला हूं मैं। अब कमेंटबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, देखो ये जो क्लास आपको पढ़ाई जाएगी, कल आपको इसकी नोट सेक्शन में, कल क्लास होने से पहले आपको नोट सेक्शन में, ऐसा आप क्लिक करोगे ना फिजिक्स पे अपने बैच में, फिर वहां पे लिखा होगा क्लास नोट्स। तो नोट्स वाले सेक्शन में आपको पीएनजी यानी कि जो डेली पढ़ाया जाएगा ये पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप क्लास में काम और करें, जब टीचर आपको पढ़ाए साथ साथ लिखो टीचर के, रफ कॉपी पे, सुंदर नोट्स नहीं बनाने, ऐसे लिखो केवल आपको समझ में आए। तो अगर आप टीचर के साथ साथ लिखोगे तो आपको बात लंबे समय तक याद रहेगी। खाली मोबाइल चलाकर बैठ जाओगे तो बहुत समस्या है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं वेव तरंग से। अगर मान लो कोई छोटा बच्चा आपके पास में आए और कहे भैया ये वेव तरंग क्या होती है, तो आप उसे क्या बताओगे? आप उसे कहना, उसे आप आसान शब्दों में बताओगे। भाई 5वीं क्लास का बच्चा है, हो ज्यादा भारी भरकम शब्द का यूज करोगे तो कंफ्यूज होगा वो। तो उसे आप कहोगे भाई देख वेव क्या है, अगर आपको किसी माध्यम में, किसी मीडियम में एक लहर दिखाई दे, एक हलचल दिखे, एक डिस्टरबेंस दिखे,
उथल पुथल दिखाई दे किसी मीडियम में, तो समझ जाना है कि वहां वेव तरंग पैदा हो गई। वो कहेगा भैया एग्जाम्पल से बताओ, तो आप उससे कहना एक काम करो, आप एक रस्सी लो, रस्सी का एक सिरा बांध लो दीवार में और एक सिरा अपने हाथ में ले लो। अब जैसे आप इस रस्सी में झटका मारेंगे, झटका मारोगे तो आपको रस्सी के अंदर आपको एक लहर सी दिखाई देगी। तो यही क्या है, रस्सी के अंदर एक वेव पैदा हो गई, क्योंकि जो डिस्टरबेंस पैदा होता है, जो हलचल पैदा होती है, इसे हम क्या कहते हैं, वेव तरंग। जिम में आपने देखा होगा लोगों को, वो दोनों हाथों में रस्सी पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं जिम में, खासतौर से पहलवान बहुत एक्सरसाइज करते हैं इस चीज की, वो ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, है ना। तो आपको रस्सी के अंदर आपको एक लहर सी दिखाई देगी, वो रस्सी के अंदर वेव तरंग पैदा हो गई। तो वेव क्या है, एक प्रकार का विक्षोभ, एक प्रकार का डिस्टरबेंस। तो वेव होता है ए टाइप ऑफ डिस्टरबेंस, हिंदी में लिखेंगे एक प्रकार का विक्षोभ, विक्षोभ यानी कि हलचल, ठीक है। तो तरंग क्या होती है, ए टाइप ऑफ डिस्टरबेंस। तो किसी मीडियम में, चाहे वो रस्सी हो, है ना, डिस्टरबेंस पैदा हुई, वो वेव है, या कहीं पर ठहरा हुआ पानी है, आप उसके अंदर एक पत्थर फेंक दो तो आपको पानी के अंदर एक लहर, एक हलचल दिखाई देगी, वो भी एक वेव, एक तरंग ही है। देखा हो ना आपने कि ठहरे पानी पत्थर ना फेंक, सुना गाना ये, ठहरे पानी पत्थर ना मान वरना हलचल सी मच जाएगी। तो ठहरे पानी में पत्थर फेंकते एक लहर दिखती है, वो वेव है। अच्छा, दूसरी चीज, अभी जो डिस्टरबेंस है, जो हलचल है, जिसे हम वेव कह रहे हैं टेक्निकल शब्दों में, हमें क्लास में दो प्रकार की वेव पढ़नी है। एक हम कहेंगे यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव, एक हमारी होंगी नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंगे। अब मैंने तरंगों को दो कैटेगरी में बांट दिया, यांत्रिक और अयांत्रिक, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। आप कहोगे सर ये मैकेनिकल वेव का मतलब क्या है, फिर नॉन मैकेनिकल पे भी आएंगे। तो अगर कोई हलचल, कोई डिस्टरबेंस ऐसी हो, वो वेव, वो हलचल, वो डिस्टरबेंस जो केवल किसी मीडियम, किसी माध्यम में ही बने, जैसे कि सॉलिड में रस्सी में, जैसे कि लिक्विड पानी में, जैसे कि गैसों में हवा में, तो वो वेव जो केवल किसी माध्यम में ही चल पाए, सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। तो बेटा जो मैकेनिकल वेव होती हैं, ये केवल किसी मीडियम में ही, किसी माध्यम में ही ट्रैवल कर सकती हैं। तो माध्यम जैसे कि ठोस, तरल या गैस। ये जो वेव है, ये वैक्यूम निर्वात में नहीं चल सकती। वैक्यूम समझ रहे हैं आप, खाली जगह। जैसे कि आप ऐसा समझो, अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे सामने दीवार है, तो दीवार और मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन बीच में हवा तो है। अगर मैं इस कमरे से हवा भी बाहर निकाल दूं तो मैं कहूंगा कमरे में निर्वात पैदा हो गया, वैक्यूम पैदा हो गया, एयर भी नहीं है कमरे में। तो वो वेव जो वैक्यूम में, निर्वात में ना चल सके, वो मैकेनिकल वेव है। इसका बड़ा सुंदर एग्जांपल है आवाज, साउंड। अभी मैं यहां खड़ा हूं, एक व्यक्ति मान लो मेरे सामने यहां खड़ा है, मैंने कहा हेलो, तो हेलो उसके पास जाएगी हवा के थ्रू। उसने भी कहा हाँ जी, उसका हाँ जी आएगा हवा के थ्रू। अगर मेरे और उसके बीच में एयर ना हो ना, तो मेरी आवाज उसके पास तक और उसकी मेरे पास तक नहीं आ पाएगी। तो वो वेव, वो तरंगे जिन्हें चलने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है, जैसे साउंड जो है, ध्वनि जो है, इसे चलने के लिए एक मीडियम चाहिए, हवा हो या कोई लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो। तो वो तरंगे जो केवल किसी मीडियम में चल पाए, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। जैसे हमने यहाँ पे लिखा भी है कि मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, यांत्रिक तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं, यानी कि इन्हें चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अगले पॉइंट में ये लिखा है, यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स ए मैटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। इन्हें चलने के लिए एक मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए। यानी कि ये तरंगे ऐसी हैं जो कि खाली जगह में नहीं चलेंगी, एक मीडियम के अंदर ही ट्रेवल कर सकती हैं। तो इस चीज को मैंने शॉर्टकट में यहां लिख दिया कि यांत्रिक तरंगे माध्यम में चलेंगी, निर्वात में नहीं चलेंगी। जो बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं वो दो लाइन और लिख लेना कि यांत्रिक तरंगे निर्वात में नहीं चलती हैं, इन्हें चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब आप कहेंगे सर अगर मैकेनिकल वेव वो हैं कि जिन्हें चलने के लिए एक मीडियम चाहिए, वैक्यूम में नहीं चल सकती, तो यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव वो होती होंगी जो वैक्यूम में भी चल लें, जो निर्वात में भी ट्रेवल कर लें, जो निर्वात में भी चलें, ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं। इनका बेटा बड़ा बेहतरीन एग्जांपल है इनका, मैं डिटेल में 1 घंटे क्लास पढ़ाऊंगा इसमें। इनका बहुत अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे 7 होती है। इसमें रेडियो तरंगे आएंगी, एक्स किरणें आएंगी, गामा किरणें आएंगी, प्रकाश भी इसी के अंदर आएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम छोड़ देंगे, इसे हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास का हमारा सारा फोकस मैकेनिकल वेव पर होगा। तो मैकेनिकल वेव जो है, यांत्रिक तरंगे, वो हैं जो केवल किसी माध्यम में ही चल सकती हैं, ये निर्वात में नहीं चल सकती। मैंने कहा कि इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है साउंड, आवाज। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव वो हैं जो निर्वात में भी चल सकती हैं। इनका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों में भी आप प्रकाश, लाइट याद रखो। भाई देखो, सूरज का प्रकाश चला, सूरज का प्रकाश अंतरिक्ष से होते हुए धरती पे पहुंच गया, जबकि अंतरिक्ष में तो वैक्यूम निर्वात है, वहां तो कुछ है ही नहीं। तो प्रकाश जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव है, अयांत्रिक तरंगे। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, लेकिन आवाज जो है वो मैकेनिकल वेव है। साउंड जो है वो वैक्यूम निर्वात में नहीं चल सकता। दोबारा समझेंगे, एक बात ध्यान से समझना। यहां पे मैंने क्या कहा आपसे कि अगर कोई मेरे से कहे वो डिस्टरबेंस, वो हलचल जो केवल सॉलिड, लिक्विड या गैस में ही आगे बढ़ेगी, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे, जिन्हें चलने के लिए एक माध्यम चाहिए। ये निर्वात में नहीं चल सकती, जैसे कि आवाज। लेकिन वो तरंगे जो निर्वात में भी चलें, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लें, उन्हें हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल, अयांत्रिक। उनका एग्जांपल है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैद्युत चुंबकीय तरंगे अलग से आपको पढ़ाई जाएंगी। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में भी फिलहाल प्रकाश को याद रखो कि प्रकाश निर्वात में चल लेता है, सूरज से प्रकाश अंतरिक्ष होते हमारे पास पहुंचता है, लेकिन आवाज वैक्यूम में नहीं चल सकती। ठीक है। ये बच्चा कह रहा सर आपने दिल्ली पुलिस के बैच में फिजिक्स कराई थी, उससे काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बहुत बढ़िया से पढ़ा है हमने उसमें। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये बेटा जो हमारे पास में जो मैकेनिकल वेव है, ये जो यांत्रिक तरंगे हैं, ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे, एक होती है अनुदैर्घ्य। बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे भी होंगे कि भले वो कांस्टेबल का है, या मान लो कि आजकल तो यूपी में फॉर्म निकला था ना, होम गार्ड का भी फॉर्म भर रहे होंगे भले ही, पर उन्हें ग्रेजुएशन कर रखी होगी, बीएससी तक कर रखी होगी बहुत सारे बच्चों ने। बीटेक वाले भी होंगे क्लास में, सारे बीए, बीकॉम, 12th वाले नहीं है। लेकिन जिन्होंने बीएससी बीटेक कर रखी, उन्हें भी ये पता नहीं है बहुत सारों को कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में क्या फर्क होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें काम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या फर्क है। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे। बहुत आसान तरीके से समझेंगे हम क्लास में, कुछ करना समझने की। देखो, अभी तक मैंने केवल 2 शब्द बताए आपको, 2 लाइनें, कि वो वेव, वो तरंग, वो हलचल जो किसी माध्यम में चले, वैक्यूम निर्वात में ना चल सके, उसे मैकेनिकल वेव कहते हैं। बस ये पढ़ा है मैंने, मैकेनिकल वेव कहेंगे। जो निर्वात में भी चल ले, जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर ले, उसे नॉन मैकेनिकल, अयांत्रिक तरंग कहेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं बताया। फिर मैंने कहा कि वो वेव जो केवल मीडियम में चलेगी, माध्यम में चलेगी, निर्वात में नहीं चलेगी, मैकेनिकल वेव, ये 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो ना फर्क क्या है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य में क्या फर्क है, इसे बड़े ध्यान से देखना। ठीक है। देखो, अब फिर से रस्सी वाला एग्जांपल लेते हैं हम। आप एक रस्सी लो, रस्सी का एक सिरा बांध दिया मैंने दीवार में, एक अपने हाथ में लिया। ठीक है। अब मैं रस्सी में झटका मार रहा हूं, तो रस्सी के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक वेव, एक लहर बनेगी। आपने कहा जी ठीक है बनेगी, झटका मारा। जब मैं रस्सी में जब ऐसे झटका मार रहा हूं, रस्सी के अंदर जब ये वेव बन रही है, तो मैं देखना चाह रहा हूं कि जो रस्सी है, इसके पार्टिकल, इसके कण कैसे बिहेव कर रहे हैं। ये रस्सी जिन कणों से मिलकर बनी है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, रस्सी का एक सिरा दीवार में बांधा, एक अपने हाथ में पकड़ा। इस रस्सी के ऊपर मैंने मार्कर से काले काले निशान बना लिए कुछ दूरी पर, 5-7 निशान। अब जैसे मैंने रस्सी में झटका मारा, ऐसे किया, तो जो मैंने काला निशान बनाया था रस्सी पे, मैंने देखा वहीं के वहीं ऊपर नीचे हिल रहा है वो। उसके बगल वाला भी वहीं के वहीं ऊपर नीचे हिलता है, और उसके बगल वाला भी। आज ही आप घर में करना, कोई एक रस्सी लेना, एक कपड़ा ले लेना पतला सा, रस्सी का एक सिरा बांधना दीवार पे, एक अपने हाथ में लेना, और इस रस्सी पे कहीं पे काला सा निशान बना लेना। जब रस्सी में आप झटका मारोगे ना ऐसे, तो काला निशान आपको वहीं के वहीं ऊपर नीचे चलता हुआ दिखाई देगा, और उसके बगल में एक निशान और बनाओगे, वो भी वहीं के वहीं ऊपर नीचे चलता हुआ दिखेगा। यानी जिस माध्यम में एक लहर बन रही है, जिस माध्यम में एक वेव बन रही है, अगर उस माध्यम के कण, उस मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे हिलें,
तो माध्यम के कणों के अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हिलने से जो तरंगे बनती हैं उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होगा, ये बेटा मान लो कि एक तरंग की दिशा है, वेव की डायरेक्शन है, ये आपने ऐसे रस्से में झटका मारा तो एक वेव बन रही है ये, तो मेरे पास है वेव की डायरेक्शन, वेव डायरेक्शन। अब ये जिस मीडियम में वेव बनी, अगर उस मीडियम के जो पार्टिकल हैं अगर ये ऊपर नीचे हिलेंगे अप एंड डाउन, तो ऊपर नीचे हिलने से जो तरंगे पैदा होती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग, अप डाउन, ऊपर नीचे। लेकिन पेपर में वो कभी ये नहीं कहेगा कि अगर माध्यम के कण, मीडियम के जो पार्टिकल हैं उनके ऊपर नीचे हिलने से कौन सी तरंगे पैदा होती हैं, अप एंड डाउन से कौन सी होती है, नहीं, वो टेक्निकल शब्द का यूज करेगा। देखो ये मेरे पास में वेव की डायरेक्शन है, जो तीर का निशान बनाया मैंने, ये पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहा है, तो पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है ये, आप कहेंगे सर 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंबवत। तो पेपर में एक्चुअल में ये लिखेगा कि अगर माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करें, माध्यम के कण अगर वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, लंबवत कंपन करें, तो कौन सी तरंगे पैदा होंगी, ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अभी मैं पीडीएफ साहब से क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन आएगा वहां पे, तो यहां पे लिखेंगे हम हिंदी इंग्लिश दोनों में, पहले हिंदी में लिख लो क्योंकि हिंदी वाले बच्चे लग रहा है मुझे ज्यादा होंगे इस बैच में। अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण, माध्यम के कण तरंग की दिशा के, तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। क्या लिखा है मैंने, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स of medium oscillate, the particles of medium oscillate perpendicular to wave direction। बेटा परपेंडिकुलर का मतलब होता है, लंबवत का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाकर कंपन करना। तो अगर पेपर में शब्द लिखा मिल जाए कि एक माध्यम में हलचल पैदा हुई और उस माध्यम के कण क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन, यानी कि लंबवत कंपन कर रहे हैं, तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करने से, परपेंडिकुलर ओसिलेट करने से ट्रांसवर्स वेव पैदा होती है। तो हमने एक लाइन में खत्म कर दिया, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर कंपन करते हैं। इस चीज को हम चाहें तो यहां पे भी देख सकते हैं, ये हमारी ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, ये हमारी ट्रांसवर्स वेव है, ये वेव की डायरेक्शन है, ये पार्टिकल बेटा हमारा ऊपर नीचे हिल रहा है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, चलो पूरा ही लिख लो, अप डाउन, पार्टिकल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेव्स इन स्ट्रिंग, रस्सी में उत्पन्न तरंगे। तो रस्सी में जो तरंगे पैदा होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। वेव्स इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का होता है रस्सी, रस्सी में उत्पन्न तरंगे। या कहीं पर ठहराव पानी, आप उसमें पत्थर फेंक दो तो पानी के अंदर एक लहर पैदा होती है ना, तो पानी के पार्टिकल भी ऊपर नीचे हिल रहे होते हैं। तो ये लिखेंगे वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे भाई वेव्स इन स्ट्रिंग, यानी कि रस्सी में उत्पन्न तरंगे, कोमा वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। ये अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है। ये दोबारा समझना, मैंने केवल आपको अभी तक क्या बताया है कि मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग, उस तरंग को कहते हैं जो तरंग केवल किसी माध्यम में ही दिखाई देगी, जो निर्वात में पैदा नहीं हो सकती। तो मैकेनिकल वेव भी दो प्रकार की हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो ट्रांसवर्स वेव होती है जिसमें तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं माध्यम के कण, परपेंडिकुलर। तो इसका एक एग्जांपल मैंने बताया कि रस्सी में उत्पन्न तरंगे, और एक बताया पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे। ठीक है,
तो अगर आप इस बात को समझ गए ट्रांसवर्स वेव को, तो अरे यहाँ पे ट्रांसवर्स लिखना था, सॉरी गलती से मैंने लिख दिया, इंग्लिश में गड़बड़ हो गया था अभी ये। इन ट्रांसवर्स वेव, इन ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अगर ये आपको समझ में आया तो लॉन्गिट्यूडनल जो है उसमें हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। अब लिखेंगे हम अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। बस एक बार ये समझ लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मैं, उससे आपको पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं। देखो अनुप्रस्थ तरंगों में क्या था कि माध्यम के कण ऊपर नीचे चल रहे थे परपेंडिकुलर, लंबवत। अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होता है कि जिस माध्यम में हलचल पैदा हुई, जिसमें वेव पैदा हुई, उस माध्यम के कण ऊपर नीचे नहीं हिलते, आगे पीछे हिलते हैं। तो कणों के आगे पीछे हिलने से होते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे पैदा। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, आप मेरे सामने यहां खड़े, मैंने कहा हेलो, तो मेरे मुंह से जो साउंड है आपके पास पता है कैसे जाएगा? हवा के थ्रू। मैंने कहा हेलो, तो मेरे मुंह के पास हवा के पार्टिकल आगे पीछे हिलेंगे। ये टक्कर मारेंगे अगले वाले में, वो आगे पीछे हिलेंगे, वो टक्कर मारेंगे अगले वाले में, वो आगे पीछे हिलेंगे। करते 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 आपके कान के पास के पार्टिकल आगे पीछे हिलने लगेंगे। जब साउंड हवा में चल रहा होता है तो एयर के पार्टिकल आगे पीछे हिल रहे होते हैं। तो जिस माध्यम में तरंग पैदा हुई, जिस मीडियम में वेव पैदा हुई, ये वेव की डायरेक्शन है, जिस मीडियम में वेव पैदा हुई, अगर उस मीडियम के पार्टिकल आगे पीछे हिले, आगे पीछे को बेटा हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। आगे पीछे हिलने से जो तरंगे पैदा होंगी, आगे पीछे हिलने से पार्टिकल के, वो होती है हमारी अनुदैर्घ्य। लेकिन पेपर में जैसे उसने ट्रांसवर्स में, अनुप्रस्थ में ऊपर नीचे शब्द को नहीं यूज किया था, लंबवत परपेंडिकुलर यूज किया था, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल में आगे पीछे का यूज नहीं करेगा। देखो वेव की डायरेक्शन है और ये पार्टिकल हिल रहा है आगे पीछे, यानी कि ये तरंग की दिशा के समानांतर पैरेलल हिल रहा है। तो जिस माध्यम में तरंग पैदा हुई, माध्यम के कण अगर तरंग की दिशा में ही आगे पीछे हिले, यानी कि तरंग की दिशा के समानांतर हिले, तो समानांतर हिलने से कौन सी तरंगें पैदा होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य। तो उसमें लिखेंगे हम इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन longitudinal waves the particles of medium, the particles of medium oscillate parallel to wave direction। हिंदी में लिखेंगे अनुदैर्घ्य तरंगों में, अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। तो जो बच्चा थोड़ा दिमाग लगाएगा उसे दो शब्दों में कहानी समझ में आ जाएगी कि एक माध्यम में एक लहर जा रही है, हलचल जा रही है, डिस्टरबेंस जा रहा है। अगर पार्टिकल आगे पीछे हिल रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य तरंगे, और पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहे हैं तो ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुदैर्घ्य तरंगों माध्यम कण तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, तरंग की दिशा में ही आगे पीछे हिलते हैं। इस चीज को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये पार्टिकल आगे पीछे हिल रहे हैं, है ना। और बेटा इसका बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है साउंड, ध्वनि। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का कि ध्वनि कैसी तरंगे हैं। तो हम बोलेंगे ध्वनि जो है वो यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी ध्वनि जो है माध्यम में चलेगी, मीडियम में चलेगी, और जब मीडियम में चलेगी तो मीडियम के पार्टिकल आगे पीछे हिलेंगे। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे या रस्सी में उत्पन्न तरंगे कौन सी तरंगे? यांत्रिक अनुप्रस्थ, यानी पार्टिकल ऊपर नीचे हिलेंगे। तो दोबारा देखेंगे, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम कण तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछने करूंगा शुरू, एक बार आपके कमेंट में लगा देता हूं सामने। फिजिक्स के लिए अभी कोई बुक नहीं लेनी, जो बताया जाएगा वो पढ़ो। अब आपने कितने ध्यान से पढ़ा? आप 9 बजे से क्लास में उपस्थित हैं कि नहीं है, ये आप चलते हुए बीच में क्लास में आए हैं, इसके लिए मैं ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन जो है मुझे पूरी कहानी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर ये देखो, इसमें ऑप्शन है 2, सी और डी। आपको बताना कि सी सही है कि डी सही है, दोनों ही सही है कि दोनों ही गलत हैं। ये करो।
ठंडा हो रहा भाई मौसम, थोड़ा सा जैकेट पहन लेते हैं। हाँ, रोज इसी टाइम क्लास चलेगी। जो बीच में आए हैं उन्हें कुछ फायदा नहीं होगा, ये क्लास खत्म होने के बाद शुरू से देखना। वो एक क्वेश्चन है, इस सी ऑप्शन में बताना कि सी सही है कि डी सही है कि दोनों ही सही हैं। सी में कह रहा है कि यदि माध्यम के घटक कि माध्यम जिनसे मिलकर बना है, अगर माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करें तो कह रहा है कि हम तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो बेटा देखो, इसमें कह रहा है कि लंबवत दोलन, परपेंडिकुलर। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर से लंबवत से कौन सी तरंगें पैदा होती हैं? परपेंडिकुलर होती है ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। ये अनुदैर्घ्य कह रहा है, ये ऑप्शन हो गया गलत। डी पे आते हैं, यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा के साथ दोलन करें, साथ का मतलब कि तरंग की दिशा में, तो इसे अनुप्रस्थ कहेंगे, ये भी गलत हो गया। अगर तरंग की दिशा के साथ में दोलन करेंगे, तरंग की दिशा है और तरंग की दिशा के साथ अगर दोलन करेंगे यानी कि तरंग की दिशा में आगे पीछे हिलेंगे, तो अनुदैर्घ्य तरंग होनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। समझ गए? एसएससी क्वेश्चन है ये। सी और डी दोनों गलत हैं। अंकित, अभी, अमन कुमार, चौहान, लक्की, वंशिका, धीरज, हर्ष, प्रवीण, सूरज, विष्णु, शिवम, सबका बिल्कुल ठीक आंसर है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, जो इतनी कहानी मैंने सुनाई है। ये भी एसएससी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एसएससी, एसआई, कांस्टेबल सबके क्वेश्चन लेंगे हम अलग अलग। एक क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट की ध्वनि आपको कब सुनाई देगी? ए बॉम्ब ब्लास्ट ऑन द मून इट साउंड यू, कब सुनेगा? बेटा देखो, क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका क्या है। पहले आप लिखेंगे 8, फिर उसके मान लो कि अगर आपको लग रहा है कि 8 का ए सही है तो लिखो 8 का ए, बी सही लग रहा तो 8 बी लिखो, सी लग रहा तो 8 सी, डी लग रहा तो 8 डी। ये करना। कमेंट ऑन है, सबके कमेंट हमारे पास में आ रहे हैं। हाँ, आज ही क्लास स्टार्ट किए हैं। देखो, एक बच्चे ने लिखा कि चंद्रमा की सतह पर बम विस्फोट की आवाज आपको कब सुनेगी। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा कि सर सुनेगी ही नहीं। भाई, चांद के ऊपर कोई वातावरण, कोई एटमोस्फेयर नहीं है, तभी तो चांद पे जीवन संभव नहीं है। चांद पर निर्वात है, वैक्यूम। अगर मैं और आप चांद पे खड़े हो जाए, ऐसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। वहां मेरा साउंड आपके पास नहीं आएगा, आपका मेरे पास ही नहीं आएगा। पहली बात तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, वहां कोई वातावरण, कोई एटमोस्फेयर ही नहीं है। तो चंद्रमा पर कितना भी बड़ा विस्फोट हो जाए, चंद्रमा के 2 हिस्से भी हो जाएं, तब भी कोई साउंड आपके पास तक नहीं पहुंचेगा। एक तो चांद के ऊपर निर्वात है, वैक्यूम है। दूसरा, चांद और धरती के बीच में जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में भी तो वैक्यूम, निर्वात है, खाली जगह है, तो साउंड आगे ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। तो जो बच्चे सी बी डी पे लगा रहे हैं बेटा, ये आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, आप तुक्केबाजी कर रहे हो, आप फील लेके ऑप्शन का आंसर दे रहे हो। तो जो बच्चा क्वेश्चन की फील लेके आंसर देगा उसका कुछ नहीं होगा। चीजों को समझने की कोशिश करो कि भाई उसने कहा कि चंद्रमा विस्फोट कब होगा। आप कोई कैलकुलेशन है जो से आपने निकाला हो? 10 मिनट, 2 घंटे, 18 मिनट, 3.7 मिनट, यानी आप केवल तुक्केबाजी कर रहे हैं। आपने देखा कि डी ऑप्शन में कह रहा है सुनेगा ही नहीं। साउंड कब नहीं सुनता? वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता। चांद में तो वैक्यूम ही है, निर्वाती है, वायुमंडल है ही नहीं। कोई नहीं, अभी हम आपको और ऑप्शन देंगे करने के भी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गलत मत करना, क्वेश्चन नंबर 6 करना। ठीक है, इंग्लिश में साथ लेके चल रहे हैं। इसने कहा कि साउंड वेव इज विच टाइप, ध्वनि तरंग किस प्रकार के। तो कह रहा साउंड कैसी वेव है। तो बेटा अभी मैंने आपको लिखवाया था कि साउंड जो है ना, मैंने लिखवाया था ना कि मैकेनिकल वेव 2 प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य। तो मैंने आपको लिखवाया था कि साउंड जो है वो मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल, यांत्रिक, अनुदैर्घ्य तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो अभी हमने पूरा पढ़ा ही नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं। ट्रांसवर्स वेव में लिखवाया था पानी की सतह वाली और रस्सी के अंदर पैदा वाली। तो साउंड जो है मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल में, लेकिन अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल है। सी ऑप्शन सही है इसका। यहां देखो, अगर किसी बच्चों को कंफ्यूजन है तो यहां देखना बेटा, साउंड हमने कहा लिखा है, साउंड है मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल, यांत्रिक, अनुदैर्घ्य तरंग। और रस्सी में उत्पन्न तरंगे, वेव्स इन स्ट्रिंग, और वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, और स्ट्रिंग वाली, ये मैकेनिकल ट्रांसवर्स हैं, यांत्रिक अनुप्रस्थ हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, ये मुझे 100% आंसर सही चाहिए सब बच्चों का। अनूप, शैलेंद्र, सूर्या, विष्णु, हेमंत। मॉक टेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा भाई, पहले पढ़ाई कर लो, मॉक टेस्ट भी आ जाएगा। निशांत, रितिका, ब्रजेश, एनवी, मोहसिन, इकबाल, परवीन, करो ये।
बेटा जो भी मैं टॉपिक थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा ना उससे क्वेश्चन कराऊंगा साथ के साथ। अगर आप थ्योरी पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी सब्जेक्ट का, ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे। कह रहा है कि साउंड वेव कैन नॉट पास थ्रू, ध्वनि तरंगें किससे नहीं गुजर सकती हैं। तो बेटा साउंड है एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल, और मैकेनिकल वेव कभी वैक्यूम से पास नहीं कर सकती। तो साउंड जो है वैक्यूम से नहीं चल सकता, निर्वात से। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। हाँ बिल्कुल है बलवंत जी, ठीक है, ओके। अभी और आगे बढ़ेंगे। अभी जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप सभी सारे क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं तब तक हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये करो, ये वाला नोटिफिकेशन नहीं आता। क्लास का टाइमिंग याद रखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 9 से 10 बजे क्लास चलेगी। शुरू में मैंने आपको बता दिया, लाइव क्लास है संजू करो, 100% लाइव क्लास होगी भाई हमारी। अगर फिजिक्स की क्लास आपकी चल रही समझ जाना 100% लाइव क्लास है, कोई एक्सेप्शन नहीं। इसने कहा कि इन विच टाइप ऑफ वेव्स डू वाइब्रेशन मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मूवमेंट, किस प्रकार की तरंगों में कंपन तरंग की गति की दिशा के समानांतर। तो बेटा वेव की डायरेक्शन के तरंग की दिशा के पैरेलल अगर कंपन हो रहे तो कौन से वेव बताई मैंने अभी आपको, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य, ठीक है। आ गया पहले का सी। यानी अभी तक हमने क्या किया, जो कहानी हमने इस पेज पे पढ़ी उससे हमने देखो कितने सारे क्वेश्चन किए हमारे सामने। शोभित यादव भाई, ये देखो, एक तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ कर अनुरोध है, ये क्लासे मत कहना कि मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो, मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो। सबके कमेंट हम देख रहे हैं, सबके नाम लेना संभव नहीं है। आपको मैं देखो ईमानदारी से बताता हूं, ये कैसे दिखाऊं मैं आपको कि यहाँ पर कमेंट सेक्शन कैसे चल रहा होता है। एक छोटा सा वीडियो बना लेता हूँ, आप नहीं मानोगे। देखो इसमें जो है ना, ये तो बहुत स्लो चल रहा है अभी। ये कमेंट लगातार ऐसे यूट्यूब पर नहीं चल रहे होते हैं, वो स्पीड चल रहे हो तो सबका नाम नहीं ले सकते। ये बच्चा कह रहा है सुपरफिशियल क्या है। बेटा सुपरफिशियल होता है कि वो तरंगे जो सुपरफिशियल होते हैं सतह पे पैदा हो, सरफेस पे। तो सतह पे कौन सी तरंगे पैदा होती है, पानी की सतह पर सरफेस वाली होती है ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ। सुपरफिशियल यानी कि जो सतह पर पैदा हो, ठीक है। अब यहाँ जाओ, अब हमने एक काम करते हैं, यहाँ पे एक शब्द लिखा है साउंड। तो हमारा जो सिलेबस है ना उसमें एक्चुअल में साउंड है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था तो हमें साउंड पढ़ाया गया था। तो मैं साउंड को पकड़ूंगा और इसका डिटेल हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सब बच्चे, साउंड ध्वनि, साउंड। तो साउंड का हमें अब पोस्टमार्टम करना है क्लास के अंदर, ठीक है। अच्छा अब यहां देखना, साउंड जो है ध्वनि, इसका पहला लाइन हमने लिखी है कि वस्तुओं के कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अगर कोई आपसे कहे कि भैया साउंड आवाज कैसे पैदा होती है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर में पूरा शोर शराबा मचा दो, आप क्या करोगे, चिल्लाओगे, है ना, टेबल को ऐसे पीटोगे, थाली लोगे, उसमें चम्मच मारोगे। ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि आपको पता है कि साउंड पैदा होता है वाइब्रेशन, कंपन करने से। जब आप किसी थाली में ऐसे चम्मच मारते हैं तो थाली की स्किन वाइब्रेट करती है, तो साउंड पैदा होता है। अगर इस एग्जांपल से समझ में नहीं आ रहा तो आसान समझो। देखो मान लो कि आपके पास कोई गिटार है, अभी कोई आवाज नहीं आ रही, इस गिटार का एक तार पकड़ के छोड़ दो, आवाज आएगी टिन। जब टिन की आवाज आ रही होगी ना, वो तार ऐसे कांप रहा होगा, टिन। तार ने कांपना बंद किया, साउंड भी आना बंद हो गया। आपके घर में ढोलक है, कोई आवाज नहीं आ रही, ढोलक को हिट करो, ढप की आवाज आएगी। क्यों, जब आप ढोलक को हिट करते हो ना तो ढोलक की स्किन वाइब्रेट करती है। मैं अभी लगातार बोल रहा हूं, मेरे गले में एक वोकल कोड है, वो वाइब्रेट कर रही है, तो साउंड पैदा हो रहा है। तो साउंड जो पैदा होता है वो होता है वस्तुओं के कंपन करने से। अगर कोई वस्तु कंपन करेगी, चाहे वो मेरे गले की वोकल कोड हो, चाहे ढोलक की स्किन हो, चाहे गिटार का तार हो, चाहे थाली हो, जब वस्तुएं कंपन करती हैं तो साउंड को पैदा करती हैं। इसलिए जो टीचर होते हैं ना, मान लो हम पूरे दिन क्लास ले रहे हैं तो लगातार हम बोल रहे हैं क्लास में, हमारे गले में वोकल कोड है, वो लगातार वाइब्रेट कर रही है, ट्रर, तो वोकल कोड कई बार वो सूज जाती है। वो डॉक्टर कहता भाई साहब 1 हफ्ते बिल्कुल बोलना नहीं है, एक शब्द भी, आराम करो, ताकि वोकल कोड को थोड़ा सा आराम मिले। तो बहुत आता है टीचर के साथ, बहुत आती दिक्कत है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज,
सेकंड बेटा हमने पॉइंट क्या लिखा कि साउंड इज ए मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था यहां से कि साउंड कौन सी वेव है, तो मैंने आपको बताया था कि साउंड जो है ये मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। यांत्रिक तरंग का मतलब है कि साउंड केवल किसी माध्यम में ही चलेगा, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब बताया था कि जब साउंड किसी मीडियम में चल रहा होगा तो उस मीडियम उस माध्यम के पार्टिकल आगे पीछे हिल रहे होंगे। तो साउंड कैसी वेव है? मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल, यांत्रिक अनुदैर्घ्य। तो बेटा मैकेनिकल वेव कौन सी होती है? जो केवल किसी माध्यम में ही चलें, जो निर्वात में ना चलें। तो अगला हमने ये लिखा है, साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस बट नॉट इन वैक्यूम। ध्वनि ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, निर्वात में नहीं। तो साउंड सॉलिड में भी चल सकता है, लिक्विड में भी, गैस में भी, लेकिन वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट। ये देखते हैं कौन बच्चा बताएगा, ये पेपर में फंस भी सकता है ये। मैंने कहा कि साउंड जो है सॉलिड में चलता है, लिक्विड में और गैस में, निर्वात में तो चलता ही नहीं है। तो मुझे बताओ कि साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे तेज कहां चलता है? ध्वनि की जो रफ्तार है सबसे ज्यादा कहां होती है? स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की जो चाल है वो सबसे ज्यादा किस मीडियम में होती है? ठोस में कि तरल में कि गैस में? ये बताओ। ये बच्चा कह रहा मेरा डाउट क्लियर कीजिए। पहले बेटा डाउट की स्पेलिंग सही लिखो, तब करेंगे। सचिन कुमार तिवारी, पहले तुम डाउट की स्पेलिंग सही लिखो। त्रिपति, राजपूत, शुभम, पलक, खुशी, मोहित, प्रजापत, उत्कर्ष कह रहे मे भी। बेटा मे भी कुछ नहीं होता। संध्या यादव, नाजिया, देखो नाजिया ने कितना गंदा आंसर दिया। नाजिया कह रहे हैं कि साउंड तेज चलता है निर्वात में। बेटा निर्वात में तो चल ही नहीं सकता है, आप सबसे तेज बता रहे हो। आधे घंटे से यही कहानी सुना रहे हैं कि साउंड जो है वो किसी माध्यम में ही चल सकता है, किसी मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ये बच्चे जितने लिख रहे हैं सॉलिड, उनका ठीक है। साउंड सबसे तेज चलता है ठोसों में, उससे धीरे चलता है लिक्विड, तरल में, और सबसे धीरे चलता है गैस में। साउंड की जो स्पीड है सबसे ज्यादा ठोस में होती है, उससे धीरे होती है तरल, सबसे धीरे होती है गैस। जैसे आप सॉलिड का एग्जांपल ले सकते हो, स्टील। बेटा स्टील में साउंड की स्पीड होती है कुछ 5550 मीटर पर सेकंड, नहीं 1 सेकंड में 5550 मीटर भाग जाएगा साउंड स्टील में। लिक्विड में आप एग्जांपल ले लो पानी का, पानी में लगभग स्पीड होती है 1500। और गैस में आप एग्जांपल ले लो एयर का, एयर में होती है 343। ये मैं 22 डिग्री टेम्परेचर पे ले रहा हूं, अगर आप 0 डिग्री टेम्परेचर लोगे तो एयर में 332 स्पीड आएगी। तो साउंड सबसे तेज चल रहा है सॉलिड में जैसे कि स्टील में, उससे धीरे चल रहा है लिक्विड जैसे पानी में, सबसे धीरे चल रहा है गैस में। ठीक है। अखिलेश यादव जी का बिल्कुल ठीक आंसर था, आरती यादव का गलत था, अमित का ठीक था, ब्रजेश कुमार, अभी पटेल कम बता रहे हैं, इनका बिल्कुल गलत है। अच्छा अब यही क्वेश्चन जो मैंने बताया कि साउंड सॉलिड में तेज चलता है, लिक्विड में धीरे चलता है, ये बेटा सेम क्वेश्चन पेपर में देखो कैसे कैसे आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन सेम है, अलग अलग ऑप्शन दिखाऊंगा मैं आपको अभी। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन देखो कैसे कैसे देखने को मिलेंगे। देखो अगर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया तो ऑप्शन ही होंगे कि ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है। ऑप्शन होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। ठोस, तरल, गैस, निर्वाती, समझ आ रहा है ना हिंदी वाले भी। ये ऑप्शन लिखा होगा पेपर में, एयर, वाटर, स्टील, वैक्यूम, निर्वात। ये ऑप्शन ऐसे लिखे होंगे, आयरन, वाटर, स्टील, एयर। ये ऑप्शन ऐसे लिखे होंगे।
आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, एयर। अब आप एक ही कमेंट में चारों क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। जिस बच्चे कमेंट ही आया मेरा नाम लो, उसका तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, चाहे वो कितने भी हाथ पैर मार के देख ले वो। तो क्लास में कोई बच्चे कमेंट मत लिखना है, ठीक है। आप एक ही कमेंट में कोमल, मान लो कि आपको आंसर लग रहा है कि ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी लग रहा है, तो आप एक ही कमेंट में लिखो ए बी सी डी, या ए बी बी सी, जो भी आपको लग रहा है। पूल के अंदर साउंड बाहर क्यों नहीं आता? क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाता है पानी में। चलता तेज है, पानी में तेजी से चलता है, पर जल्दी अवशोषित भी हो जाता है पानी में। देखो इसमें लिखा है ना कि ध्वनि की चाल अधिकतम कहां होगी। तो पहले वाले केस में तो दिक्कत नहीं है, हमें हमें पता है कि साउंड तेज चलता है सॉलिड में, ठोस में, तो बाकी ऑप्शन तो गलत हो गए। अच्छा यहाँ देखो ऑप्शन कैसे है, एयर, वाटर, स्टील, वैक्यूम। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक ही सॉलिड है, स्टील, तो हमारा आंसर हो गया स्टील। बेटा अगर कभी ऐसा हो पेपर में कि एक ही ऑप्शन में आयरन भी आ जाए स्टील भी आ जाए, तब भी आपको स्टील पर टिक लगाना है। स्टील में साउंड की स्पीड आयरन से थोड़ी सी ज्यादा होती है। आयरन में होती है 5500 मीटर पर सेकंड, यहाँ 5550, हल्की से ज्यादा है। अब यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही सॉलिड है, स्टील आयरन में यहां पता है कि स्टील में हल्की से ज्यादा होती है, ये तो हम कर ही लेंगे। अब सारा दिक्कत है यहाँ, हालांकि आसान जो पेपर होते हैं कॉन्स्टेबल टाइप के, होमगार्ड टाइप के, वहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन मान लो फिर भी पूछ ले। अब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या आ रही है मेरे साथ में, यहाँ पे 3 सॉलिड है, आयरन, लोहा, गोल्ड, सोना और एल्यूमिनियम, तीनों के तीनों ही सॉलिड हैं। अब इसमें क्या करें? अब देखो साउंड तेज चलता है ठोसों में, साउंड उस पदार्थ में तेज चलता है जो ज्यादा स्टिफ, कठोर होता है। कठोर जो होगा, जैसे सॉलिड कठोर होते हैं, शक्ल बदलनी मुश्किल है। लिक्विड में हल्का सा हाथ मारो पानी हिल जाएगा, और गैस में तो फूंक ही मार दो हिल जाएंगी। तो साउंड तेज चलता है सॉलिड में जो कठोर होते हैं, लेकिन सारे ऑप्शन ही सॉलिड के हैं, तो फिर साउंड वहां पे तेज चलेगा जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व सबसे कम होगा, जिसके अंदर हल्कापन होगा, जिसकी डेंसिटी कम हो। अब आप कहेंगे सर डेंसिटी किसकी कम है, मुझे कैसे पता चलेगा? थोड़ा केमिस्ट्री का यूज करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे मजबूरी आ जाएगी। जिन्हें अच्छा थोड़ा समझना है तो इसे समझ लेना, बाकी इन 3 से काम चल सकता है आपका। देखो मेरे पास में एक ऑप्शन है आयरन, एक है गोल्ड, एक है एल्यूमिनियम। अब तीनों ही सॉलिड हैं, तो सॉलिड में साउंड तेज चलता है, किस सॉलिड में तेज चलेगा? जिसकी डेंसिटी, घनत्व कम होगा, जिसके अंदर हल्कापन होगा। अब यहां देखना, आयरन जो होता है इसका सिंबल होता है एफ ई, लोहा का होता है एफ ई, गोल्ड का होता है ए यू, एल्यूमिनियम का होता है ए एल। अब केमिस्ट्री में एक चीज आपने पढ़ी होगी, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। तो आवर्त सारणी में अगर आप देखेंगे, जो लोहा है इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है 26, गोल्ड का होता है 79, और एल्यूमिनियम का होता है 13। ये आपको केमिस्ट्री फिर आनी चाहिए। अब जिसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी, उसमें साउंड तेज भागेगा। तो साउंड तेज वहां भागता है जिसकी डेंसिटी कम हो, जिसके अंदर हल्कापन हो। तो डेंसिटी कम उसकी होती है जिसका परमाणु क्रमांक कम हो, डेंसिटी कम, घनत्व कम, हल्कापन है, वहां साउंड तेज चलता है। तो साउंड इन तीनों में तेज चलेगा कहां? एटॉमिक नंबर किसका कम है? एल्यूमिनियम का। सबसे धीरे किस में चलेगा? गोल्ड में। इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक ज्यादा, इसकी डेंसिटी ज्यादा, इसमें साउंड धीरे चलेगा। तो इनमें अगर मुझे टिक लगाना होगा तो एल्यूमिनियम। अब यहां पे एक चीज हम लिख सकते हैं, डेंसिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव, डेंसिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव। ध्वनि की चाल बेटा घनत्व का उल्टा प्रभाव पड़ता है, ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसमें साउंड की स्पीड कम आएगी, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल जो है वो कम आएगी। ये हालांकि आपके पूछने की संभावना कम है, मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। सचिन कुमार तिवारी नहीं कर सकते भाई, ये कोई पॉलिटेक्निक का बैच नहीं है।
हेल्प कर सकता है, 100% नहीं उसके हिसाब से होगा। अब मैं एक बार आपको दोबारा से पूरा रिवाइज करा देता हूँ। हमने देखो आज की क्लास कहाँ से स्टार्ट की, जाते समय एक बार रिवीजन कराता हूँ, ये रिवीजन बहुत जरूरी है। देखो एक तो मैंने बताया आपको आते सबसे पहले कि क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी। मैंने कहा आते आपको बताया क्लास जो है वो 9 से 10 बजे चलेगी 3 दिन, सोमवार मंगल और बुधवार को, ठीक है, 3 दिन क्लास चलेगी। अब मैंने कहा कि आज हम वेव तरंग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि वेग क्या होता है, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस, विक्षोभ। अगर किसी माध्यम में आपको हलचल दिखाई दे उसे हम कहेंगे वेव तरंग। अब वेव हमें 2 प्रकार की पढ़नी है, एक होती है मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। यांत्रिक तरंगे वो हैं जो किसी माध्यम में ही चल सकती हैं, जो निर्वात में नहीं चलेंगी, खाली जगह में नहीं चलेंगी, ये मीडियम में चलेंगी। ये 2 प्रकार की हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स में मैंने बताया था कि जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे हिलते हैं, यानी कि तरंग की दिशा के लंबवत हिलते हैं, परपेंडिकुलर। इसकी हमने डेफिनेशन भी लिखी थी यहाँ पे कि अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन। फिर मैंने कहा कि इसका एग्जांपल जो है हमारे पास में वो है पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे, वाटर की सरफेस पर, और रस्सी में उत्पन्न तरंगे। फिर एक मैंने बताया अगर मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे ना हिलकर आगे पीछे हिले, बैक एंड फोर्थ, यानी कि तरंग की दिशा के समानांतर हिले, पैरेलल, तो अनुदैर्घ्य तरंगों माध्यम कण तरंग की दिशा के समानांतर हिलते हैं। इसका मैंने बताया था फेमस एग्जांपल हमारे पास में साउंड। फिर हमने आपको बताया कि भैया जो साउंड होता है ये किसी वस्तु के कंपन करने से पैदा होता है। साउंड कौन सी वेव है, यांत्रिक तरंगे है, लेकिन अनुदैर्घ्य, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये कहाँ चल सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, निर्वात में नहीं चल सकती है। सॉलिड में सबसे तेज चलता है साउंड, जैसे स्टील में, सबसे धीरे लिक्विड, सबसे धीरे गैस में। यही क्वेश्चन घुमाकर कैसे पूछ सकता है ये भी आपको हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने 4-5 पीडीएफ से क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। चलो अभी ये अगर नहीं पता तो ये यहाँ देखो, जैसे मैं कहूं कि भाई एक कमरा मेरे पास में ये है और एक कमरा ये है। मेरे घर में 2 रूम है, मान लो कि आप किसी शादी ब्याह में मेरे घर में आए और इस कमरे में मान लो कि 3 लोग सो रहे हैं, इस कमरे में भी 3 लोग सो रहे हैं। अब मैंने कहा कि भाई जैसे हमारे क्लास से कोई बच्चा आया तो मैंने कहा भाई कौन से रूम में सोना पसंद करोगे, पहले वाले में खाट लगाऊं कि दूसरे वाले में। इसने कहा गुरुजी दूसरे वाले रूम में सोऊंगा मैं। मैंने कहा पहले वाले में सो जाओ, यहां भी तो 3 लोग ही हैं। आप कहोगे आप कैसी बातें कर रहे हो, इस छोटे से स्टोर रूम में भी 3 लोग हैं, इतने बड़े हॉल में भी 3 है, तो ये तो भरा भरा सा लग रहा है मुझे, डेंस लग रहा है, भरा भरा सा। तो डेंसिटी का मतलब होता है कम जगह में बहुत सारा मटेरियल भरा हो। अगर कोई पदार्थ में कम जगह में बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे कण भरे हो तो हम कहेंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा है। ये कम डेंस है, यहाँ पे खुला खुला सा है ये। जैसे बिहार राज्य की पॉपुलेशन डेंसिटी, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, बिहार में कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी पूर्ण राज्यों में बहुत ज्यादा है। अगर हम केंद्र शासित भी ले लें तो दिल्ली की बहुत ज्यादा है, और भी की भी हो सकती है, मुंबई की बहुत ज्यादा। अगर एक पर्टिकुलर शहर की ले लें तो अगर कम जगह में बहुत सारे पार्टिकल भरे हो, बहुत सारे लोग भरे हो, तो हम कहेंगे वहां की डेंसिटी ज्यादा है। अगर खाली खाली सा दिखे तो जैसे कि आप सिक्किम चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, वहां बहुत बड़े एरिया में 10-20 लोग मिलेंगे आपको, पहाड़ों पे कम लोग मिलेंगे, डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी होता नहीं कि भरा भरा लगे तो डेंसिटी ज्यादा, खाली खाली लगे डेंसिटी कम, ठीक है। चलो तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी जिन बच्चों को कोई दिक्कत आई हो तो सबसे पहले आपको अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा ना, मुंह उठा के क्लास में नहीं आना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यहाँ पे कमेंट भी करो। सबसे पहले 9 बजे क्लास में आना, 9 बजे की क्लास है। अगर आपने लेट आए हो तो इस क्लास को जब शुरुआत से देखना, ये मोबाइल में तो आपके रहेगी, तो शुरू से क्लास देखो और साथ में पेन रखो, जो टीचर बताए साथ साथ लिखा करो कुछ ना कुछ। ये नहीं कि अपना मोबाइल चला के बैठ गए जैसे कपिल शर्मा का शो चल रहा हो, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 9 से 10 क्लास होगी। तो 9 बजे का मतलब है 9 बजे, 9:05 पे आओगे तो लेट कहलाएगा, और 5 मिनट में कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएगा। 1 घंटा खराब, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्लास में टाइमिंग का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं हम कल, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।